हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और पॉलिटिकल साइंस में 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जिससे आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने के साथ साथ जरूर आप पॉलिटिकल थिंकर्स की और पॉलिटिकल साइंस की जो अपलोड करती हूँ वीडियो, लेक्चर वीडियो, उसे भी जरूर देखें जिससे आपको डीपली नॉलेज हो जाए। ठीक है, और चलिए और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण है? प्रेस है, स्वतंत्र राजनीतिक दल है, न्यायपालिका है, सार्वजनिक मंच है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। यानी प्रेस है, जनमत का भी है, जानते हैं आप, राजनीतिक दल भी है, सार्वजनिक जो मंच है वो भी जनमत का जो है आधार है। तो देखिए, जो भी है सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दे होते हैं जिससे जनमत का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जनमत का निर्माण होता है। और इसमें आ जाते हैं जैसे समाचार पत्र यानी प्रेस, जो है, उसके बाद दूसरे नंबर पे रेडियो दूरदर्शन जो है, ठीक है, रेडियो दूरदर्शन। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है इसमें प्रचार प्रसार, जो भी चीजें होती हैं प्रचार आदि करना। ठीक है, एड यानी राजनीतिक दल होगा जाता है, राजनीतिक दल भी। फिर उसके बाद आ जाता है विधायी निकाय। ठीक है, इसमें न्यायपालिका दी है इसलिए न्यायपालिका नहीं, विधायी जो निकाय है वो। और आ जाता है शिक्षा संस्थाएं आदि भी। ठीक है, शिक्षा संस्थाएं भी इसमें आती हैं, जनमत का जो आधार है, जनमत का अभिकरण है। तो राइट ऑप्शन हो गया 1, 2, 4। और बाकी ये सब भी चीजें हैं, ये भी जरूर पढ़ लें, देख लें। ठीक है, और जब भी पढ़ने बैठे जरूर रजिस्टर और पेन लेके बैठे, जिससे जो इंपॉर्टेंट चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जरूर नोट करते चलें। ठीक है, जिससे आपका नोट से तैयार हो जाए और आपकी लास्ट में जो है आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा फिर उससे। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्रांडेड के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का उपवर्ग है? संस्थागत दबाव समूह, संरचनात्मक दबाव समूह, उत्थानात्मक दबाव समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्थागत दबाव समूह। देखिए, ब्लांडे ने दबाव समूह के निर्माण में जो प्रेरक तत्व हैं उनके आधार पर उन्हें सांप्रदायिक तथा संसर्गात्मक दबाव समूह कहा है। ठीक है, और इन दोनों में से प्रत्येक को दो जो है वर्गों में इन्होंने बांटा भी है। ठीक है, और यानी इनके अनुसार सांप्रदायिक समूह तथा प्रथागत तथा संस्थागत और संसर्गात्मक वर्णात्मक जो है उत्थानात्मक। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे संस्थागत दबाव समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महिला अधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? हेनरी मेन, मैकाले, लीकी, सिजविक। तो स्त्री मताधिकार के सबसे महत्वपूर्ण तौर पर प्रभावशाली जो समर्थक थे, कुछ जो पुरुष विचारक हैं जो कि समर्थक थे महिला अधिकार के, वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, और जिसे जेएस मिल शॉर्ट में कहा जाता है। और जेरेमी बेंथम थे दूसरे, जेरेमी बेंथम, जिसे उपयोगितावादी है विचारक हैं ये। और थॉमस हेयर थे, थॉमस हेयर ये थे। इसके बाद सिजविक लोयले की। ठीक है, सिजविक थे, तो इनके नाम आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी, सिजविक। ठीक है, और इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल भी थे, जेरेमी बेंथम भी थे, थॉमस हेयर थे, ये भी थे महिला जो है अधिकार का प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है, जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है जब वे किसी एक ही सामाजिक समूह के हों। ठीक है, जनमत क्या करता है, किसी भी विषय पर लोगों के क्या व्यवहार जो है, उनका बिहेवियर जो है उसकी तरफ इशारा करता है जब वे लोग एक ही सामाजिक समूह के। यह किसका विचार है? मॉरिस गिन्सबर्ग का, किम्बालियंग का, लियोनार्डो डे ब्रूडोप का या हरमन फाइनर का?
और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनार्ड डब्ल्यू डो का। इनका कथन है कि जनमत मुद्दों पर लोगों की अभिवृत्तियों की ओर क्या करता है, संकेत करता है। जनमत क्या करता है, लोगों की, ठीक है, अभिवृत्तियों की ओर क्या करता है, संकेत या इशारा करता है। ठीक है, और जब वे उसी सामाजिक समूह के जब वो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लियोनार्ड डब्ल्यू डो का। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है। स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। क्या है, स्वतंत्र जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा चलाई जाने वाली जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार का क्या होती है, दूसरा नाम। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना, यानी किसी भी जगह पर स्वतंत्र राजनीतिक जो दल हैं उनके बिना स्वतंत्र सरकार का जो है अस्तित्व नहीं हो सकता है, यानी स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है जबकि स्वतंत्र राजनीतिक दल ना हो। किसका कथन है ये, ब्लंडसली का, डब्ल्यू बी मुनरो का, या इसमिन का, जे एस मिल का। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है मुनरो का कथन है, डब्ल्यू बी मुनरो का कथन है कि स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का शासन क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन का दूसरा नाम है। स्वतंत्र जो पार्टियां होती हैं उनका जो क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां होती है उनका जो शासन होता है वो लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन का वो दूसरा नाम होता है। ठीक है, और कहीं भी राजनीतिक पार्टियों के बिना स्वतंत्र शासन नहीं हो सका है, ये कहना है मुनरो का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है, हन्ना आरेंट, कार्ल पॉपर, एसपी हंटिंगटन, या सैमुअल जे एल्सवेल्ड। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सैमुअल जे एल्सवेल्ड ने अपनी पुस्तक, इनकी थी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इनकी पुस्तक थी पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इनकी पुस्तक, तो पॉलिटिकल पार्टी इनकी पुस्तक थी, इसमें ए बिहेवियर एनालिसिस, पॉलिटिकल पार्टीज ए बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी और इसमें राजनीतिक दलों की व्यवहारवादी इन्होंने परिभाषा दी है। और उसने लिखा है कि दल एक शासन तंत्र या राजनीति है। क्या लिखा है, दल जो है एक शासन तंत्र या क्या है, राजनीति है। ठीक है, और कहता है वह एक सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्था है और इसकी सत्ता क्या होती है, इसकी एक सत्ता संरचना होती है और शक्ति नियंत्रण के विशिष्ट प्रतिमान होते हैं इसमें, और एक निर्वाचन प्रणाली होती है। ठीक है, एक क्या होती है, निर्वाचन प्रणाली होती है, क्योंकि इसके बिना तो संभव नहीं है। तो एक निर्वाचन प्रणाली है तथा आंतरिक व्यवस्था संघर्ष को समाधान करने और गंतव्य जो है उनकी व्याख्या करने, नेताओं की जो भर्ती है उसकी एक उप जो है प्रक्रिया होती है, और कुल मिलाकर दल का निर्णय क्या है, एक प्रक्रिया। कुल मिलाकर दल एक क्या है, एक प्रक्रिया है, इनका कहना है सैमुअल जे एल्सवेल्ड। और एक बार पुस्तक का नाम बता दूं, आप नोट कर लें, पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज ए बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है। विषय वस्तु की पद्धति से जो है तकनीक यानी जो है उससे पूर्व होना चाहिए, वास्तविकता से संबंध होना चाहिए, ज्ञान को कार्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश होनी चाहिए, और मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार मूल्यपरक ज्ञान ही समाज के लिए क्या है, उपयोगी है। और ज्ञान के साथ यदि मूल्य न हो तो ज्ञान का दुरुपयोग मानव हित के लिए किया जा सकता है। यानी ज्ञान के साथ साथ यदि उसके मूल्य ना हो, जो परंपराएं हैं वो ना हो, तो क्या होगा, ज्ञान का दुरुपयोग क्या हो सकता है, मानव जो है, मनुष्य है, उसके हित के लिए हो सकता है।
ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है मूल्यों से स्वतंत्र। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक जो है ज्ञान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों का प्रभावित करता हुआ लगता है। एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित किसका है? लास्की का है, टिब्नर का है, जेगलर का है या बियोगी का है? ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसका कथन है ये, और राइट ऑप्शन हो जाएगा एच जेगलर का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एच जेगलर ने अपनी पुस्तक इंटरनेट टू अमेरिकन सोसाइटीज में इन्होंने दबाव समूह की परिभाषा दी है और उन्होंने कहा कि संगठित समूह जो अपने सदस्यों को औपचारिक ढंग से सरकारी पदों पर नियुक्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी निर्णयों के संघर्ष को प्रभावित करना चाहता है। क्या कहा इन्होंने कि संगठित जो समूह है, ठीक है, संगठित जो समूह है वो अपने सदस्यों को औपचारिक ढंग से, ठीक है, औपचारिक ढंग से सरकारी पदों पर नियुक्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी निर्णयों के संघर्ष को क्या करता है, प्रभावित करना चाहता है। ये है जेगलर का कथन। ठीक है, और 8 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, जेगलर का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? कामंदक, शुक्र, सोमदेव सूरी, चंडेश्वर। ठीक है, शुक्राचार्य ने अपनी प्रसिद्ध जो है कृति शुक्र नीति, इनकी जो पुस्तक शुक्र नीति शुक्राचार्य की, और के अंतर्गत इन्होंने राज्य की तुलना किससे की है? वृक्ष से की है। राज्य की तुलना किससे की है इन्होंने? वृक्ष से। ठीक है, इन्होंने राज्य की तुलना जो है किससे की है, उसका किया है वृक्ष से। और इस रूपक के अनुसार जो है राज्य शिल्प के 6 सिद्धांत या खडगुण राज्य उसी वृक्ष की 6 शाखाएं हैं। और ये सिद्धांत क्या है? संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, दैदिमान है, आश्रय तथा शत्रु द्वारा पीड़ित होने पर अन्य राजा से सहायता मांगना है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र। ये अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? अरि है, मित्र है, सामंत है, बिजुगसु है। तो देखें, अरि मंडल का अंग है, मित्र मंडल का अंग है, बिजुगसु जो है वो मंगल का है, सामंत मंडल का अंग नहीं है। कौटिल्य तथा मनु दोनों, ठीक है, जिसे आप चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य और मनु। ठीक है, मनु और कौटिल्य दोनों ने वैदेशिक या अंतरराज्यीय संबंधों हेतु राज्यों का चक्र बनाया। ठीक है, अंतरराज्यीय संबंध हेतु इन्होंने क्या बनाया? राज्यों का चक्र बनाया। ठीक है, और राज्यों का चक्र बनाया जिसे मंडल कहा गया। क्या कहा गया? जिसे मंडल कहा गया। और मंडल में कुल 12 राज्य होते हैं। कितने राज्य होते हैं मंडल में? 12 राज्य होते हैं। और जिसमें है बिजुगसु है, अरि है, ठीक है, ये भी है, अरि है, मित्र है, और जो है अरि मित्र है, फिर मित्र मित्र है, फिर अरि मित्र मित्र, इस तरीके से है इसमें, जिसमें कि ये नहीं है, सामंत नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है।
और हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।